डायरेक्टरेट जनरल मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की वेब बेस्ड प्री क्वालिफिकेशन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हम अपने यूआरएल में प्री क्वालिफिकेशन डॉट डी जी एम एंड डी पंजाब डॉट जी ओ वी डॉट पी के स्लैश अकाउंट टाइप करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्टरेट जनरल मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्री क्वालिफिकेशन डैशबोर्ड के टैब से इसको एक्सेस कर लें। जब हम इसको डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने ये दो आइकॉन्स आ रहे हैं। इसमें से इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यूज़र लॉगिन रजिस्ट्रेशन टैब ओपन हो जाएगी। हम चूँकि फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो तमाम यूज़र्स को इस प्रोसेस के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म से पहले हमारे पास ये एक पॉपअप जनरेट होगा जिसमें कि हमें यूट्यूब ट्यूटोरियल और यूज़र मैनुअल गाइडलाइंस की डायरेक्ट एक्सेस है, हमें उसके लिंक्स दिए हुए हैं। हम इस आइकॉन को क्लिक करके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और वहाँ से गाइडलाइंस ले सकते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस होल प्रोसेस। इसके अलावा हम तमाम पीक्यूडीज, टेम्पलेट्स और यूज़र गाइडलाइंस फॉर दिस डैशबोर्ड हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो तमाम फॉर्म्स के साथ साथ भी दी गई हैं। ये जो कंसल्टेंट प्राइमरी डिटेल्स का फॉर्म है इसके लिए कंसल्टेंट प्राइमरी डिटेल्स की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि सबसे पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन इस डैशबोर्ड में एंटर की जाए किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, चाहे आगे इंडिविजुअल कंसल्टेंट सिलेक्शन के लिए प्री रिक्विजिट्स और क्वालिफिकेशन फॉर्म्स हो, तमाम फॉर्म्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन एंटर की जाए वो करेक्ट हो, वो वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ रिजेंबल करती हो और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए उसके वेरीफाइड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स यूजर के पास, एप्लीकेंट के पास अवेलेबल हों। इन केस अगर कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उस जो यूजर्स हैं उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी की जा सकती है और जिस जगह के ऊपर जिस फॉर्म्स के अंदर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वहाँ पे उनके रेलेवेंट मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए उसके वैलिड और ऑथेंटिक प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अ, दूसरी चीज़, कंसल्टेंट प्राइमरी डिटेल्स के लिए टाइटल, कंसल्टेंट नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC, NTN नंबर, प्रोविंस एंड सिटी ईमेल सिटी मेलिंग एड्रेस मैंडेटरी हैं। इन फील्ड्स को फिल किए बगैर हम नेक्स्ट टैब के ऊपर मूव नहीं कर सकते। जब हम यहाँ ये फॉर्म फिल करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कंसल्टेंट सेकेंडरी डिटेल्स का फॉर्म ओपन होगा। हम ने उस फॉर्म के अंदर भी इसी तरीके से तमाम इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। उसके अंदर ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और यहाँ पे हमें नेक्स्ट फॉर्म में CNIC और NTN नंबर की स्कैन PDF कॉपीज अपलोड करनी है। याद रहे कि तमाम स्कैन्ड PDF कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स should not be greater than 3 MBs। कोई भी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा
वो 3 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एक जो भी कंसल्टेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, और वो नाम CNIC और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के साथ मैच करना चाहिए। इन केस अगर नाम CNIC और मैट्रिक के साथ मैच नहीं करता तो ये वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इस वक्त उसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम हमारा एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। याद रहे कि ये वो कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जो कि वैलिड हो, एक्टिव हो और प्रेफरेबली यूजर के साथ ही रजिस्टर्ड हो, सो दैट कहीं पे भी यूजर्स को, एप्लीकेंट्स को किसी भी टाइम पे कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद हम हमारा वैलिड रजिस्ट्रेशन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यूजर्स नेशनल टैक्स नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। याद रहे कि जो नेशनल टैक्स नंबर है ये एक्टिव होना चाहिए। ये एज पर प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो प्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, दैट इज कि तमाम यूजर्स एक्टिव टैक्स पेयर होने चाहिए। उसके बाद ये जो फील्ड है वेंडर नंबर की, जो एप्लीकेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अटैच्ड बॉडीज, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज इंडिविजुअल कंसल्टेंट, उनके पास ये अकाउंटेंट जनरल ऑफ पंजाब का AG वेंडर नंबर होगा। वो यहाँ पे अपना वेंडर नंबर एंटर कर सकते हैं। जिनके पास ये नंबर नहीं है वो इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद हम प्रोविंस ऐड करेंगे। प्रोविंस के बाद हम सिटी ऐड करेंगे और अपना मेलिंग एड्रेस हम एंटर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखें कि पहले हमारी ये इंस्ट्रक्शंस हाईलाइटेड थी, इनके ये एक बॉक्स में थी, अब हमारी ये इंस्ट्रक्शंस हाईलाइटेड है। सो कंसल्टेंट सेकेंडरी डिटेल्स फॉर्म के लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है हमारे पास। इसके बाद हम हमारा ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एक यूनिक पासवर्ड हम एंटर करेंगे। याद रहे कि जो हमारा ईमेल एड्रेस हो वो एक्टिव हो, क्योंकि जब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर DGMNG की तरफ से एक ऑफिशियल वेरिफिकेशन ईमेल रिसीव होगी, जिसको क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट एक्टिवेट होगा। इन केस अगर ये एक्टिव ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो हम हमारा डैशबोर्ड को एक्टिव नहीं कर सकेंगे। सो इसके बाद हम हमारा CNIC और NTN नंबर अटैच करेंगे। इन अटैचमेंट के बाद हम रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। याद रहे कि हमारी तमाम इंफॉर्मेशन दुरुस्त और डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होनी चाहिए। इन केस अगर हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत होगी तो लेटर स्टेजेस के ऊपर ड्यूरिंग एवेल्युएशन या वेरिफिकेशन हमारा अकाउंट सील कर दिया जाएगा। ये हमारे सामने एक मैसेज पॉपुलेट हुआ है कि हमें 15 से 20 मिनट के अंदर एक ईमेल रिसीव होगी। उस ईमेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम हमारा अकाउंट एक्टिवेट होगा और उसके बाद हम हमारे इस डैशबोर्ड को लॉगिन या एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी यूजर को 15 से 20 मिनट के अंदर ईमेल रिसीव नहीं होती तो वो रीसेंड के बटन को क्लिक करेंगे तो वो ईमेल रिसीव हो जाएगी, क्योंकि इस डैशबोर्ड के ऊपर
काफ़ी यूज़र्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो समटाइम्स इस ईमेल जनरेशन में डिले भी हो सकता है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस जैसे ही ईमेल रिसीव हो, आप उसको क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं। इन केस अगर किसी भी यूज़र को ईमेल रिसीव नहीं होता, तो उस केस में आप हमारे PQDs के अंदर दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल जनरेट कर सकते हैं कि आपको ईमेल रिसीव नहीं हुआ, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। लॉग इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे और हमारी ईमेल के थ्रू अकाउंट एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम वापस लॉग इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आएंगे। लॉग इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आने के बाद हम अपना वैलिड NTN नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद हम हमारा पासवर्ड एंटर करके प्री क्वालिफिकेशन डैशबोर्ड के ऊपर लॉग इन करेंगे। जब हम प्री क्वालिफिकेशन डैशबोर्ड के ऊपर लॉग इन कर जाएंगे, तो इस पूरे प्रोसेस के डैशबोर्ड के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज माय प्रोफाइल, उसके बाद माय डैशबोर्ड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फीडबैक। माय प्रोफाइल में जब अभी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपनी UI, तो हम हमारी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करेंगे, जिसमें हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंटर की थी वो होगी। माय डैशबोर्ड में एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर हम इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे और डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। उसकी बेसिस के ऊपर हमारी स्कोर कैलकुलेशन होगी और स्कोर कैलकुलेशन के बाद हम हमारा EOI फॉर्म सबमिट करवाएंगे। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में PQDs, गाइडलाइंस अवेलेबल हैं और यूज़र मैनुअल्स हैं, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं यूज़र्स के लिए, सो डैट जो भी गाइडलाइंस चाहिए हों वो यूज़र्स यहाँ से डाउनलोड कर सकें। सबसे आखिर पे फीडबैक फॉर्म्स हैं, इसको यूज़र्स फिल करेंगे जब वो अपना तमाम फॉर्म्स फिल कर लेंगे और सबमिट करवा देंगे एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर करेंगे न्यू EOI को। न्यू EOI एप्लीकेशन बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें वही एक पॉपअप जनरेट हुआ है जिसके थ्रू हम YouTube ट्यूटोरियल को देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस एंटर कर सकते हैं। हम सबसे पहले जो न्यू हम EOI एप्लीकेशन एंटर कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम सेक्टर और सब सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। हर इंडिविजुअल कंसल्टेंट किसी भी सेक्टर और सब सेक्टर के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे होंगे एज पर PQDs। तो हम यहाँ से एक सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, लेट्स से इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर सब सेक्टर्स हैं। जो भी इंडिविजुअल कंसल्टेंट जिस पर्टिकुलर सब सेक्टर के अंदर फॉल करते हैं, वो उस पर्टिकुलर सब सेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। उस पर्टिकुलर सब सेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद वो अपनी पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, दैट इज इंडिविजुअल कंसल्टेंट बिल्डिंग। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हम सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के फॉर्म के ऊपर चले जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, बेसिकली मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ द EOI और एंड ऑफ द PQD, वो हम वहां पे एंटर करेंगे। एक यूजर एक सिंगल सेक्टर और सब सेक्टर के लिए एक ही मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, हमने बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया था, बिल्डिंग के सब सेक्टर के लिए वो हमारे पास ऑलरेडी हम हमारी वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट पेंडिंग स्टेज पे है, ऑलरेडी इन प्रोसेस है। तो हम
दूसरे सब सेक्टर जिसमें हमारी स्पेशलिटी हो, हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ से रोड्स एंड ब्रिजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंडिविजुअल कंसल्टेंट रोड्स एंड ब्रिजेस के ऊपर। Okay, after selecting and saving the sector and subsector for EOI of an individual consultant, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ मूव कर जाएंगे और जो यूज़र्स हैं वो इंडिविजुअल क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले प्रोफेशनल बॉडी को एंटर करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो एज पर प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको मीट विद करना कंपलसरी है, इट्स मैंडेटरी। अगर हम इंडिविजुअल कंसल्टेंट जो हैं वो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करते तो उस केस में वो इस प्रोसेस से आगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के ऊपर मूव नहीं कर सकेंगे। सो इसको मीट विद करना कंपलसरी है। सबसे पहले हम प्रोफेशनल बॉडी सेलेक्ट करेंगे और प्रोफेशनल बॉडीज जो है उनकी लिस्ट यहाँ ड्रॉप डाउन में दे दी गई है। जो यूज़र्स या जो एप्लीकेंट्स इन लिस्टेड प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ रजिस्टर्ड हैं वो अपनी रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और जो यूज़र्स इस इन लिस्टेड प्रोफेशनल बॉडीज़ के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं वो अदर्स या एक्सेट्रा की ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ इस क्राइटेरिया को मीट विद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि जो यूज़र्स या जो एप्लीकेंट्स इनमें से दिए गए किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और वो रजिस्टर्ड नहीं है या वो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर नहीं करते या वो इस ड्रॉप डाउन में से किसी भी वजह से इनके अलावा अदर की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और लेटर स्टेजेस पे उनकी ड्यूरिंग अवेल्युएशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द ईओआई उनकी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे ये अदर्स की जो फैसिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ उन यूज़र्स के लिए है जो किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल आईटी कंसल्टेंट्स जो है उनकी सो फार कोई प्रोफेशनल बॉडी पंजाब में या पाकिस्तान में नहीं है। सो अगर वो अदर्स की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन को ड्यूरिंग एवेल्युएशन एक्सेप्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स या टाउन प्लानर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या लॉयर्स और वेटनरी प्रोफेशनल्स, ये अगर प्रोफेशनल बॉडीज़ यहाँ से सेलेक्ट नहीं करते और अदर सेलेक्ट करते हैं तो उनके केसेस में, और इसके अलावा वो तमाम यूज़र्स, वो तमाम एप्लीकेंट्स जो इन ड्रॉप डाउन लिस्टेड जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो वो अगर अदर्स के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। सो हम यहाँ पे सिंपली पीएमडीसी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने हमारा जो भी पीएमडीसी का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद हम हमारी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी एक एक्सपायरी डेट है। जो भी यूज़र्स हैं वो तमाम अपनी प्रोफेशनल बॉडी के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स या एक्टिव यूज़र्स होने चाहिए, उनका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। फॉर डैट हमें जो भी हमारी सर्टिफिकेट है उसकी एक्सपायरी डेट हमारी जो एंड डेट ऑफ जो ये ईओआई एप्लीकेशन है उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। सो अगर हम उससे पहले की कोई डेट यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारा सिस्टम हमें
एरर जनरेट करेगा। यहाँ पे हमारे राइट कॉर्नर के ऊपर एक मैसेज पॉपुलेट हो जाएगा और हमें हम इससे आगे नहीं जा सकते। सो एक रिमाइंडर भी है कि आप अपनी जो हमारी अपनी रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू करवा लें। इन केस अगर कोई भी यूज़र अभी अ, उनके जो प्रोफेशनल बॉडी के सर्टिफिकेट्स हैं वो एक्सपायर्ड हैं और उनको पता चलता है कि उन्होंने यहाँ पे रिन्यूड डेट एंटर करनी है, तो वो अपनी जो प्रोफेशनल बॉडी है वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं और इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे डेट एंटर करेंगे। उसके बाद हमने हमारा प्रोफेशनल बॉडी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमने उसकी कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है। याद रहे कि हमारे पास जो भी अटैचमेंट्स हैं दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ PDF and they should be scanned copy of the original document और वो तमाम अटैचमेंट्स 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अटैचमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद हम NTN नंबर हमने चूँकि ऑलरेडी एंटर किया हुआ है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। हमने CNIC नंबर ऑलरेडी एंटर किया है, हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लीगल पेपर हम यहाँ पे अटैच करेंगे और याद रहे कि हमने यहाँ पे लीगल पेपर की स्कैंड कॉपी अटैच करनी है। ये जो स्कैन कॉपी है ये ओरिजिनल लीगल पेपर जो कि हम किसी भी लॉयर से बनवाएंगे उसकी हमने ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद हम सेव डेटा को क्लिक करेंगे। सेव डेटा को क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा इस फॉर्म में यहाँ पे सेव हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास हम नेक्स्ट जो हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके ऊपर मूव कर जाएंगे। सो हम यहाँ पे सेव डेटा को क्लिक करते हैं। तो जब हमने सेव डेटा कर लिया उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे सिस्टम हमसे पूछता है कि हर स्टेप के ऊपर कि क्या आप नेक्स्ट जो हमारा टैब है उसके ऊपर मूव करना चाहते हैं। तो हम अगर मूव टू नेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अगले टैब पे चले जाएंगे। इन केस हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है तो हम इसको नो कैंसिल करके हम यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन डिलीट करके दोबारा से इन्फॉर्मेशन हम अपनी एंटर कर सकते हैं। याद रहे कि हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है ये अनटिल और अनलेस EOI सबमिट नहीं होती हम इस इंफॉर्मेशन में को तमाम फॉर्म्स के अंदर एडिट कर सकते हैं। हम एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके हम उस रेलेवेंट फॉर्म पे पहुंचेंगे और वहां पे हम कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी जो हमारी फील्ड है उसको एडिट कर सकते हैं। इन केस हमने हमारी EOI एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो उसके बाद हम कोई इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते या हमारी पेंडिंग EOI एप्लीकेशन है और उसी दौरान हमारी जो डेडलाइन है वो मीट हो गई है, वो क्रॉस कर गई है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको EOI एप्लीकेशन को लॉक कर देगा। हम उसके बाद भी एडिटिंग नहीं कर सकते। सो हमें कोई जो भी एडिटिंग करनी है अनटिल और अनलेस हम सबमिट नहीं करते या डेडलाइन मीट नहीं होती तो हम तब किसी भी टाइम के ऊपर आके इधर से कुछ भी डिलीट करके एडिट कर सकते हैं। सो हम मूव टू नेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट टैब में बटन पे क्लिक करेंगे। हम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के फर्दर 2 पार्ट्स, कंसल्टेंट्स क्वालिफिकेशन एंड कंसल्टेंट्स एक्सपीरियंस। इससे पहले जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इट इज मैंडेटरी। इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं वो अगर फुलफिल नहीं होंगी तो कंसल्टेंट्स इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। लेकिन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर मार्क्स
दिए जाएंगे बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में हम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। लेट से सबसे पहले हम मैट्रिकुलेशन इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे नेशनल, और हम यहाँ से इंस्टीट्यूट नेम, डिग्री ग्रुप, डेट ऑफ अवार्ड ऑफ डिग्री, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, और उसके बाद हम अटैचमेंट जो हमारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है उसको अटैच करेंगे और सेव एंड ऐड मोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, हमने यहाँ पे तमाम जो हमारी डिग्रीज हैं वो एंटर कर ली हैं, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एक्सपीरियंस वाले टैब के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हम कंसल्टेंट एक्सपीरियंस एंटर करेंगे। कंसल्टेंट एक्सपीरियंस को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कंसल्टेंट का ओवरऑल जनरल एक्सपीरियंस है और एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस है जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर या सब सेक्टर के स्कोप और TORs को मैच करता होगा। सो जनरल एक्सपीरियंस के लिए जो यूजर्स हैं वो इस फॉर्म को फिल करेंगे राइट फ्रॉम द डेट जिस दिन से वो अपनी प्रोफेशनल करियर के अंदर जॉब या कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ से उनका CV बिल्ड हो जाएगा। और रेलेवेंट एक्सपीरियंस में कंसल्टेंट्स अपने 5 रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स एंटर करेंगे जिसकी बेसिस के ऊपर फर्दर अवैल्यूएशन और स्कोरिंग होगी। सो सबसे पहले हम जनरल सबसे पहले हम जनरल हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको ऐड करेंगे। जनरल एक्सपीरियंस से सबसे पहले हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऐड करेंगे जो कि जो भी हमारी पेइंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद हम प्रोजेक्ट का टाइटल ऐड करेंगे जिस प्रोजेक्ट के लिए हम सर्व कर रहे थे। जो इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स किसी प्रोजेक्ट के ऊपर सर्व नहीं कर रहे, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं रहे, वो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट थे वो यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट या ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग लेटर ऐड करेंगे, अटैच करेंगे उसकी स्कैन कॉपी। और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस राइट फ्रॉम द डे वन ऑफ ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द करियर वो वन बाय वन ये फॉर्म फिल करते चले जाएंगे, सेव एंड ऐड मोर करेंगे और तमाम इंफॉर्मेशन हर ऑर्गेनाइजेशन की और हर प्रोजेक्ट की सेपरेटली ऐड करते जाएंगे। इसके बाद हम जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इस पर्टिकुलर टाइम और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने यूजर्स ने काम किया है वो यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। उस प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद हम पेइंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद एक्चुअल सर्विसेज क्या हमने प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोवाइड की, जो यूजर्स हैं उनकी क्या TORs या जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो हम लिखेंगे। अपना डेजिग्नेशन एंटर करेंगे, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट की एंड डेट, प्रोजेक्ट की ज्वाइनिंग डेट, जो हमने कब प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया हम वो डेट्स एंटर करेंगे।
उसके बाद हमने कब प्रोजेक्ट को छोड़ा हम वो डेट एंटर करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिलियंस में एंटर करेंगे। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया और ऑर्गेनाइजेशन को हमने कब छोड़ा, हम वो तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम जो यूजर्स हैं वो अपना कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम रेलेवेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एंटर करेंगे। रेलेवेंट प्रोजेक्ट में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स और दूसरी है अदर प्रोजेक्ट्स। जो इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स इससे पहले एज इंडिविजुअल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स को क्लिक करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई हैं और जॉब कर रहे हैं वो अदर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के लिए हम उसी तरीके से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेंट का वो यहाँ ऐड होगा। उसके बाद हम प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे, हम प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। ये याद रहे कि तो भी हम यहाँ पे इस रेलेवेंट वाले सेक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, ये रिलेटेड होगी हमारे टीओआर और स्कोप के साथ। यहाँ पे हमने 5 वो मोस्ट रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स अपने करियर के ऐड करने हैं जो कि हमारे इस पर्टिकुलर सेक्टर और सब सेक्टर के टीओआर से मैच करते हैं। अदरवाइज और हमने उन प्रोजेक्ट्स का एविडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करना है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट फॉर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स या इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स। और जो लोग जॉब कर रहे हैं कहीं पे सर्व कर रहे हैं एम्प्लॉई हैं वो अदर प्रोजेक्ट्स की जब इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो वो अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर और उसकी अपनी तमाम जॉब डिस्क्रिप्शंस को ऐड करेंगे। उसके बाद हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइडेड, डेजिग्नेशन, क्लाइंट कौन है प्रोजेक्ट का वो, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट की एंड डेट, ज्वाइनिंग डेट, हम ये तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट एंटर करेंगे। उसके बाद हम, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि हमने कितने मंथ्स की कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो हम यहाँ पे 20 मंथ्स ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट करके सेव एंड ऐड मोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेलेवेंट प्रोजेक्ट है एक वो भी यहाँ पे एंटर हो गया और उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी अटैचमेंट्स कहीं गलत तो नहीं होगी, हम यहाँ से अपनी अटैचमेंट्स को का स्टेटस देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन गलत एंटर हो गई है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, हम ये पूरी इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकते हैं एक रो के अंदर और हम इसको दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम तमाम 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एंटर करेंगे। हम रेलेवेंट में एक और प्रोजेक्ट जो है एंटर करते हैं, हम अदर्स का एक प्रोजेक्ट एंटर करते हैं। आप अदर्स में देखें कि कंसल्टेंसी वाली जो इंफॉर्मेशन है वो फील्ड्स यहाँ से डिसअपेयर हो गई है। हम तमाम जो इंफॉर्मेशन है अदर प्रोजेक्ट्स की वो एंटर करने के बाद दोबारा सेव एंड ऐड मोर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स एंटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम एंटर नहीं कर सकेंगे। ये हमारे पास हमारा रेलेवेंट का अदर प्रोजेक्ट भी एंटर हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और
हमारे पास स्कोर की समरी और एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा। हम आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे कंसल्टेंट एक्सपीरियंस की टोटल मार्क्स 60 हैं एज पर पीक्यूडी, उसमें से हमें 22 स्कोर हमने अचीव किया है और 40 में से 40 अचीव किया है हमने क्वालिफिकेशन में। आप देख सकते हैं हमारा टोटल स्कोर 62 है। 60 और नीचे हमारे पास आ रही है जो हमारी थ्रेश होल्ड है, इट इज 65। तो हमारा स्कोर 62 है जो कि 65 से लेस है। इस वजह से हमारी ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। आप देखें कि यहाँ पे सबमिट फॉर्म नहीं है, सबमिट का बटन नहीं है। तो इस केस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तो हमने कोई इंफॉर्मेशन गलत एंटर कर दी है, कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, तो हम यहाँ से एडिट के बटन को क्लिक करके हम अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। हम अपने उस पर्टिकुलर सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। जब हम एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम वापस हमारे कंसल्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर हम पहुंच गए हैं। हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी वहां पे अवेलेबल है। हम यहाँ पे फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास जब स्कोर 65 से ज़्यादा होगा तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अभी हमने एडिट बटन के को क्लिक करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद हमने दो प्रोजेक्ट्स और ऐड किए। जब हमने दो प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं तो अब हमारा जो स्कोर है वो 68 है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबमिशन बटन, सबमिट एप्लीकेशन का बटन एप्लीकेबल है, हमें विजिबल है। एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे जो स्कोर है ये टेंटेटिव है। इसके ऊपर DGMND का डिस्क्लेमर है, दैट इज यू आर अबाउट टू सबमिट द EOI एप्लीकेशन फॉर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड structural engineering and subsector road and bridges. Tentative score is given below in table. Final results will be issued by Directorate General Monitoring and Evaluation, Planning and Development Board after thorough evaluation of EOIs and their attachment documents duly signed by the competent authority under prescribed criteria. तो ये जो हमारे पास स्कोर है ये फाइनल नहीं है। इस जब हम हमारी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो DGMND की एवेल्युएशन टीम है वो इसको एवेल्युएट करेंगे। एवेल्युएशन के बाद इसका फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा। सो इन रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर सिलेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद हम ये चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे which says I accept that the competent authority has seen and reviewed qualification criteria. Each section reports. In case of non-compliance, the department reserves right to cancel the EOI application. और इसके बाद हम हमारी